सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथेयोसिस का एपिसोड नंबर 22। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर चल रहे कॉन्टेस्ट में जियांग सबसे पहले ड्रैगन बॉल के पास पहुंच चुका था। उसने वहां पर एक फॉर्मेशन सेटअप करके लियो जिंग और उसके साथियों के साथ फाइट करना शुरू कर दी। वो अकेला ही इन चारों पर भारी पड़ गया था। साथ ही उसने बिली होंग को भी घायल कर दिया, जिस वजह से बिली होंग की बॉडी में मौजूद दूसरी पर्सनैलिटी अवेकन हो गई और इसी सोल की मदद से इन चारों ने मिलकर जियांग को हरा दिया। फिर लियो जिंग ड्रैगन्स की दुनिया में चला गया, मगर जियांग ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो भी लियो जिंग के पीछे उसी दुनिया में एंटर कर जाता है। अब आगे तो हम देखते कि बिली होंग, टियान याओपी और सीनियर शेनफिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म से एक पोर्टल के जरिए वापस जा रहे थे। बिली होंग कह रहा था कि मुझे उस ब्लड ट्री क्लिफ की मास्टर समारा से बहुत डर लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद हमारी उस खून पीने वाली चुड़ैल से मुलाकात ना हो, वरना वो हम सबको खत्म कर देगी। वहीं दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जिसकी बॉडी में एक टेंटिकल घुसा हुआ था और समारा उस टेंटिकल के जरिए उस बंदे की बॉडी का सारा खून चूस रही थी। उसका सारा खून साफ करने के बाद समारा बहुत खुश हो जाती है और तभी वो देखती कि वहाँ का डोर ओपन हो रहा है। वो कहती, देखो तो जरा यहाँ से अब कौन बाहर आएगा। और अब वो डोर ओपन होके तीनों उसमें से बाहर आ जाते हैं। बिली होंग की तो उसको देख कर ही फट गई थी। वो कहते, देखो वो डायन यहीं पर खड़ी है। वो रोते हुए कह रहा था कि पता नहीं मेरा इस खून पीने वाली चुड़ैल से पीछा कब छूटेगा। मगर टियान याओपी तो अपने ही मजे में था। वो शराब पी कर समारा से बात करने लगता है। वो कहते, देखो लियो जिंग चला गया, तुम्हारा मालिक जियांग भी चला गया, तो फिर हमने झगड़े क्यों करने चाहिए। हम तुम्हारे इलाके में आए, इसलिए अब हम चुपचाप से यहाँ से जा रहे हैं, तो तुम्हें कोई पंगा खड़ा करने की जरूरत नहीं, इसलिए अब हमें इजाजत दीजिए। उसकी बातें सुनकर समारा हंस रही थी। वो कहती, अच्छा तो तुम हो इन लोगों के इंचार्ज, वाकई तुम बहुत हैंडसम हो। मुझे तो तुम्हें गुड बाय बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। उसकी बातें सुनकर टियान याओपी समझ गया था कि ये लड़की बहुत जिद्दी है, इसलिए तुरंत ही उस पर कर्मा फायर से अटैक कर देता है। मगर समारा ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इधर बिली होंग कह रहा था कि बदसूरत चुड़ैल बहुत बेरहम है, चलो अब हम इसे सबक सिखाएंगे। इसलिए बिली होंग और सीनियर शेनफिंग उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर टियान याओपी कह रहा था कि फालतू में हीरो बनने की कोशिश मत करो, तुम दोनों को पता है कि तुम इसके सामने फीके पड़ जाओगे। मेरी मानो तो हमने अलग अलग हो कि दुम दबा के यहाँ से भागना चाहिए। ये सुनकर बिली होंग कह रहा था कि तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, चलो अब भागना शुरू कर देते हैं। अभी तीनों भी इधर उधर भाग रहे थे। समारा उनसे कहती कि प्लीज ऐसा मत करो ना, देखो तुम जितना भागोगे उतने ही मेरे जाने मन और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। दरअसल वो जाने मन अपने टेंटिकल्स को बोल रही थी। वो कह रही थी कि मेरी दिलरुबा को ऐसे भागते हुए शिकार को पकड़ना बहुत अच्छा लगता है, और यकीन मानो अगर तुम इसके चंगुल में फंस गए तो तुम दुआ करोगे कि तुम्हें मौत आ जाए। जिसके बाद वो अपने टेंटिकल्स को इन पर थ्रो कर देती है। वो टेंटिकल्स तो सबसे पहले टियान याओपी के पीछे लग गए थे। वो यहाँ से वहाँ जंप करते हुए उनसे बच रहा था। इधर सीनियर शेनफिंग का भी वही हाल था, वो भी इन टेंटिकल से बचते हुए इधर उधर भाग रहे थे। उन्हें आज तक इतना परेशान किसी ने नहीं किया था जितना कि समारा ने किया। वहीं पर हम बिली होंग को देखते हैं जो उस टेंटिकल के चुंगल में फंस गया था। बेचारा बिली होंग ही समारा से सबसे ज्यादा डरता था और उसी को पकड़ा गया। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। अब उसकी चिल्ला पुकार सुन के उसके दोस्तों से बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो रास्ते में आने वाले हर एक टेंटिकल्स को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे, मगर तभी एक टेंटिकल शेनफिंग पर अटैक कर देता है, जिससे वो बहुत दूर फेंके जाते हैं। मगर इससे पहले कि वो टेंटिकल उस पे अटैक कर पाए, टियान याओपी ने अपने दोस्त के आसपास गोल्डन बेल बना दी थी, इसलिए वो टेंटिकल्स अपना रुख टियान याओपी की तरफ मोड़ देते हैं। अब उस पर हमला कर पाए तभी वो टेंटिकल्स अचानक से आइस में बदल गए थे। इनफैक्ट वहाँ मौजूद सारे टेंटिकल्स आइस में बदल जाते हैं, जिस वजह से बिली होंग खुद को आजाद करके तुरंत ही अपने दोस्तों के पास पहुँच गया। वो कह रहे थे, यार मैं तो बाल बाल बच गया। सीनियर शेनफिंग उस आइस को देखकर कह रहे थे कि ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइस सेंस है और ऐसी पावर बस एक ही बंदे के पास मौजूद है, जो कि है हमारे पैलेस मास्टर। इसीलिए वो इधर उधर देखने लगते हैं और तभी आसमान से एक ड्रैगन बाहर आ जाता है, जिस पर डायना सवार थी। अब वो ड्रैगन जल्दी से इनके पास आ गया था, तो ये तीनों भी उस पर सवार हो जाते हैं। डायना उन्हें वहाँ से लेकर भाग रही थी और ये बात समारा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कह रही थी कि तुम मेरी जाने मन का खाना चुरा रही हो, जिसके बाद वो एक ही ब्लो में डायना के सारे आइस को डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर ये तीनों पैलेस मास्टर का शुक्रिया अदा कर रहे थे और अब डायना उनकी तरफ पलट जाती है। बिली होंग तो उसे देखकर काफी हैरान था। वो कहता, ये तो डायना है, मुझे तो पता ही नहीं था कि डायना ही हमारी पैलेस मास्टर है। जिस पर टियान याओपी कह रहा था कि भाई मुझे भी ये बात आज पता चली।
अब डायना उनसे लियोजिंग के बारे में पूछ रही थी। वो कहती वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? तो सीनियर शेनफिंग उसे पूरी कहानी बताने लगती है। वो कहती समारा डीमन लॉर्ड के साथ मिली हुई है और इन लोगों ने ड्रैगन प्लेटफॉर्म के डोर को ओपन करने के लिए न जाने कई सारे वॉरियर्स को मार दिया। समारा ने कई सारे ब्लड सेक्रीफाइस किए ताकि वो जीफांग के बेटे जियांग को ड्रैगन्स की दुनिया तक पहुंचा पाए। जियांग वहां जाकर कल्टीवेशन करके बहुत पावरफुल बनना चाहता है। फिलहाल लियोजिंग और जियांग दोनों भी ड्रैगन्स की दुनिया में जा चुके हैं। ये सब सुनकर डायना को लियोजिंग की काफी फिक्र हो रही थी क्योंकि ड्रैगन्स की दुनिया बहुत खतरनाक है। उसे डर था कि कहीं लियोजिंग को वहाँ पर कुछ हो न जाए और तब तक समारा भी उनसे बात करने के लिए आ जाती है। वो डायना से कह रही थी कि वाह तुम तो बटरफ्लाइज की रानी हो, तुम्हारा ब्लड तो बहुत ज्यादा टेस्टी होगा। सच बताओ तो तुम्हारा खून पीने के लिए मैं बेताब हूँ। इधर डायना इन तीनों से कह रही थी कि अब तुम लोग थोड़ा सा आराम करो, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से क्लाउड हॉल वापस लौट जाओ, बाकी इस चुड़ैल से मैं निपट लूंगी। इतना बताकर वो सीधा समारा के पास पहुँच जाती है। समारा उससे कहती कि खूबसूरत बटरफ्लाई, मैं कभी से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सच बताओ तो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सच बताओ तो मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम खुद ही मेरे पास आ जाओगी। शायद तुम भी मेरे आगोश में आने के लिए बेताब थी। तभी डायना अपना वेपन जमीन पर पटकते हुए कह रही थी कि समारा तुम एक नंबर की कमी नहीं हो। तुमने डीमन क्लैन के साथ हाथ मिलाया जिनमें जरा सा भी रहम नहीं है। तुम तो एक ऐसी मॉन्स्टर बन चुकी हो जो ना ही इंसानों में आती है और ना ही डीमंस में। तुम तो डीमन से भी बदतर हो। ये सुनकर समारा उसे बताती है कि मेरी फैमिली स्लेव थी, हम पर जबरदस्ती की गई ताकि हम डीमन क्लैन के साथ हाथ मिला ले और देखा जाए तो ये सौदा मेरे लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। मुझसे महान एम्परर जीफांग ने वादा किया है कि जैसे वो अपना एम्पायर सेटल करेंगे तब मुझे पूरा उत्तर और दक्षिणी इलाका दिया जाएगा, वहाँ पर मेरा राज होगा। देखो मुझे खून की जरूरत है, मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी जाने मन के लिए। अगर ये दोनों इलाके मुझे मिल जाए तो मेरी डार्लिंग जितना चाहे उतना खून पी सकती है। फिर मेरे प्यारे टेंटिकल्स को भूखा मरने की जरूरत नहीं होगी। पहला तो खून के एक एक बूंद के लिए तरसा करते थे। तो मेरी खूबसूरत परी अब तुम ही बताओ मैं इतने अच्छे ऑफर को कैसे ठुकरा सकती हूँ? जिस पर डायना कह रही थी कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, तुम्हें पता ही नहीं कि जीफांग कैसा है। जीफांग एक नंबर का धोखेबाज और बेरहम डीमन है और शायद तुमने उसके गुस्से को अभी तक देखा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो अपना वादा निभाएगा? मैं तुम्हें लिख के देती हूँ कि वो तुम्हें धोखा देगा। उसके लिए तुम बस एक कठपुतली हो। जीफांग के नेशन में बस ह्यूमंस और डीमंस होंगे। उस नेशन में तुम्हारे जैसे खून पीने वाले कीड़ों को कोई जगह नहीं होगी। इसीलिए अभी भी वक्त है, मान जाओ। जिस पर समारा कह रही थी कि मेरी जान तुम्हारी बातों में दम है और तुम एकदम सही बोल रही हो, लेकिन वो क्या है ना, मैं तुम्हारी बकबक सुनना नहीं चाहती। इतना कहकर वो डायना पर पावरफुल अटैक कर देती है। समारा की ब्लडी ऑरा ने डायना को घेर लिया था मगर डायना एक ही झटके में उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। वो कहती समारा मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की मगर तुम्हें मेरी बातें बकवास लग रही है, इसीलिए अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। इसके बाद डायना हवा में फ्लोट करते हुए समारा पर पावरफुल आइस अटैक कर देती है। इधर समारा ने उसके अटैक को काउंटर करने के लिए अपने टेंटिकल्स बाहर निकाल लिए थे, लेकिन डायना की होली आइस पावर के सामने समारा के टेंटिकल्स फीके पड़ जाते हैं। वो देखती कि डायना के आइस डैगर बड़ी ही तेजी से उसके पास से गुजर रहे हैं। उनमें से एक डैगर ने तो समारा के गाल पर कट मार दिया जिससे वो बहुत ज्यादा भड़क गई थी। अब वो सीधे हवा में जंप करते हुए डायना के पीछे अपने ढेर सारे टेंटिकल्स लगवा देती है। वो सोच रही थी कि बंदी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद इसकी 9 टन सोल रिटर्निंग स्किल अब कंप्लीट होने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो निंग्यूडी लाइफ एंड डेथ रन पर ब्रेक थ्रू कर लेगी। तब तक डायना ने समारा के पेट में अपना वेपन घुसा दिया था जिससे समारा को तकलीफ होने लगती है, मगर वो उसे बाहर निकालते हुए कह रही थी कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, आज तुम्हें मेरे जाने मन का खाना बनना ही पड़ेगा। मैं इतने पावरफुल ब्लड को बिना टेस्ट किए रह नहीं सकती। जिसके बाद वो डायना के वेपन को अपने पेट से बाहर निकालते हुए उसके विंग्स में अपने टेंटिकल घुसा देती है। डायना देख पाती है कि समारा के टेंटिकल्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया है। अब वो टेंटिकल्स डायना को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं ताकि डायना अपनी पावर्स का यूज ना कर पाए। जिसके बाद समारा उसके पास आकर उसकी बॉडी को छूते हुए कह रही थी कि तुम्हारी खुशबू तो कमाल की है, मैं तुम्हारे खून को टेस्ट करने के लिए बेताब हूँ। अब तो मुझसे सब्र भी नहीं हो रहा। इनफैक्ट वो तो डायना के साथ फ्लर्ट भी कर रही थी। तो डायना उससे कहती कि मुझसे दूर ही रहो तो बेहतर होगा, मुझे तुमसे घिन आती
जाती है। इधर डायना के आइस पावर ने उन सारे टेंटिकल्स को बर्फ से कवर कर दिया था। तभी समारा उससे कहने लगती कि तुम्हारे मुंह से ऐसी तीखी बातें अच्छी नहीं लगती, तुम तो बस मीठी बातें किया करो। चलो अब तुम्हारी मीठी आवाज में मेरे से बात करो और बिल्कुल भी रुकना मत। और तभी डायना अपनी पावर को फोर्सफुली बढ़ा देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। उस धमाके को सीनियर शेनफिंग और उनके साथियों ने भी देख लिया था। सीनियर शेनफिंग कहते कि ये तो थंडर है, पता नहीं अब यहाँ पर क्या होगा। इधर डायना ने समारा को दबोच लिया था। वो कह रही थी कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में बस दो ही चीजों से नफरत की है, एक तो है डीमन क्लैन और दूसरे है तुम्हारे जैसे खून पीने वाले कीड़े। मुझे तुमसे घिन आती है, तुम ह्यूमन रेस के दुश्मन हो। अब डायना के पीछे एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था, जिसे देखकर समारा समझ जाती है कि अब वहाँ पर लाइफ एंड डेथ वाली कैटास्ट्रोफी आने वाली है। और होता भी वैसे ही, आसमान से बहुत ही पावरफुल थंडर नीचे आने लगता है, मगर इससे पहले कि समारा उसमें मारी जाए वो जैसे तैसे खुद को बचाकर नीचे आ जाती है। वो डायना से कह रही थी कि तुम एक नंबर की पागल हो, तुमने फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करके कैटास्ट्रोफी को समन किया। क्या तुम्हें इस खतरनाक थंडर से डर नहीं लगता? अगर इस थंडर का एक भी स्ट्रोक लग जाए तो हम मारे जा सकते हैं। जिस पर डायना उससे कहती कि तुम फिक्र मत करो, तुम थंडर के हाथों मारी नहीं जाओगी, क्योंकि मौत तो तुम्हें मुझसे मिलने वाली है। मैं ह्यूमन रेस को बचाने के लिए तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर्स को खत्म करने में देर नहीं लगाऊंगी। जिसके बाद वो समारा पर अपना आइस फॉर्मेशन थ्रो करती है, जिससे बचते हुए समारा भाग रही थी, मगर तब तक उसके आगे से भी एक फॉर्मेशन आ जाता है। समारा देखती कि वो तो चारों ओर से घिर गई है, इसीलिए वहाँ से भागने का और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। जिसके बाद डायना अपनी सभी फॉर्मेशन की मदद से ढेर सारे आइस डैगर रिलीज करना शुरू कर देती है, जो समारा पर चारों ओर से हिट हो रहे थे। समारा की तो पूरी तरह से वाट लग गई थी और थोड़ी देर में वहाँ पर बर्फ का ढेर लग गया। अब डायना उसे हटाकर चेक करने वाली थी कि समारा का क्या हालचाल है, मगर तभी थंडर कैटास्ट्रोफी ने डायना पर अटैक कर दिया। तो इस खतरनाक थंडर से बचने के लिए डायना ने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना दी। डायना अपनी सारी पावर उस शील्ड में डाल रही थी ताकि वो आसानी से ब्रेक ना हो, मगर इसके बावजूद भी थंडर का असर डायना पर हो ही जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद तो कैटास्ट्रोफी खत्म हो गई थी। डायना एग्जॉस्ट होकर अपने ड्रैगन पर वापस आ जाती है। ये तीनों भी उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो गए थे। वो इन तीनों को बता रही थी कि मैंने जबरदस्ती लाइफ एंड डेथ रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और इसी के चलते मैं थोड़ा घायल हो गई। जिसके बाद वो अपने ड्रैगन को इशारा करती है। वो कह रही थी कि हमें जल्दी से यूनियन वापस जाना होगा। इधर हम समारा के जाने मन को देखते हैं, जो अकेला ही बच गया था। अब समारा का एग्जैक्टली क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया गया, शायद ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और अब हमें ड्रैगन्स की दुनिया का लॉन्गझो पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ ड्रैगन सोल्जर्स पहरा दे रहे थे। वो आपस में ही कह रहे थे कि आजकल हमारी दुनिया में बहुत ही कम ड्रैगन्स आते हैं। अब तो पूरा आधा महीना बीत चुका है, एक भी ड्रैगन यहाँ पर नहीं आया। और उतने में ही वहाँ पर लियोजिंग और जियांग पहुँच जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर तभी सोल्जर्स ने उन्हें रोक दिया। उन सोल्जर्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था, जिसके बाद वो अपने फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर देते हैं। लियोजिंग कह रहा था कि ये बंदे तो वर्चुअल ट्रिबुलेशन रेल्म पर है। अब वो सोल्जर अपनी यूनिक पावर का यूज करते हुए इनके ब्लड को चेक करते हैं। उनके ऐसा करते ही जियांग का ड्रैगन बाहर आया था। दरअसल ड्रैगन वर्ल्ड में एंटर करने के लिए ड्रैगन ब्लड होना जरूरी था, इसलिए जियांग को ट्रायल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। वो बंदे उससे कह रहे थे कि तुम लॉन्गयुआन की पैलेस ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इधर लियोजिंग को बताया जाता है कि तुम्हारे अंदर कोई ड्रैगन ब्लड नहीं है, इसलिए तुम ट्रू ड्रैगन की दुनिया में नहीं जा सकते। अब तुम यहाँ की जेल में 1000 सालों तक सड़ते रहोगे। जिसके बाद उस सिपाही ने लियोजिंग के अंदर अपनी पावर डाल दी थी ताकि वो वहाँ से भागने न पाए। अब लियोजिंग तो कंफ्यूज था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी अजूर ड्रैगन उसे बताता है कि ड्रैगन्स की दुनिया में भेदभाव होता रहता है। यहाँ पर तुम्हारे ओरिजिन तुम्हारे ब्लड के अकॉर्डिंग तुम्हें ट्रीट करते हैं। ट्रू ड्रैगन्स की दुनिया को अपर वर्ल्ड कहा जाता है और ह्यूमंस की दुनिया को लोअर वर्ल्ड कहा जाता है। इसीलिए ड्रैगन की दुनिया में ह्यूमन रेस को ज्यादा कीमत नहीं दी जाती। इसीलिए तुम चुपचाप इस बंदे को फॉलो करो, आगे मैं जो बोलूंगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। इधर जियांग सोच रहा था कि इस बंदे के पास तो ड्रैगन ब्लड है ही नहीं, फिर इसने ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर वो ड्रैगन की पावर यूज कैसे की थी। जिसके बाद लियोजिंग से कहता है कि ओहो तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुमने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की है, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ? तुम्हें ट्रायल के बदले 1000 सालों की पनिशमेंट मिल गई, जबकि तुम्हारी जिंदगी 100 सालों की है। मेरे ख्याल से सजा पूरी होने से पहले ही तुम निपट जाओगे। और तभी वो सोल्जर कहते कि अपनी बकबक बंद करो, तुम्हें ट्रायल के लिए देर
देर हो रही है। इधर एक बंदा लियोजिंग को खींचकर अपने साथ ले जाने वाला था। तभी अज़ूर ड्रैगन लियोजिंग को बताता है कि जल्दी से डिवाइन पैटर्न को एक्टिवेट कर दो। इसलिए लियोजिंग तुरंत ही उसके अटैक को रोक लेता है। वो बंदा कह रहा था कि मेरे साथ बदतमीजी मत करो वरना अंजाम बुरा होगा। तभी लियोजिंग स्माइल करते हुए तुरंत ही ड्रैगन्स के डिवाइन पैटर्न को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही अज़ूर ड्रैगन बाहर आ गया था। ये एंशिएंट ड्रैगन की मूव थी जिसे देखकर वो सोल्जर तो हैरान हो जाता है। जिसके बाद हमें लॉन्गझाओ पैलेस के मास्टर किन्मो दिखाई जाती है। उसे अज़ूर ड्रैगन की प्रेजेंस फील हो गई थी और अब तो लियोजिंग को उसके सामने पेश किया जाता है। वो फूलों की पंखुड़ियों पर पाँव रखते हुए धीरे धीरे नीचे आ रही थी। लियोजिंग तो उसे देखकर हैरान था क्योंकि ये बंदी थोड़ी बहुत लियोजिंग की सिस्टर जैसी थी। बस फर्क इतना था कि इस बंदी के माथे पर 2 सिंग थे और अब वो सिपाही उसे बता रहा था कि लॉर्ड किन्मो ये बंदा लोअर दुनिया से यहाँ आया है। इसकी बॉडी में कोई ड्रैगन ब्लड नहीं है मगर फिर भी इसने ड्रैगन पावर का यूज करते हुए ड्रैगन क्लैन की एंशिएंट टेक्निक डिवाइन पैटर्न को एक्टिवेट किया। इधर लियोजिंग तो बस उस लड़की के चेहरे को देख रहा था। वो कहता है पता नहीं ये बंदी मेरी बहन जैसी क्यों दिख रही है। और तभी किन्मो उसके पास आकर पूछती कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो कहता है कि मेरा नाम लियोजिंग है। लियोजिंग तो उससे डरते हुए पीछे हट रहा था मगर वो उसके एकदम करीब जाकर पूछती कि बताओ तुम्हें डिवाइन पैटर्न किसने सिखाया। ये तो हमारे ड्रैगन्स की एंशिएंट टेक्निक है। अब लियोजिंग उसे कोई जवाब दे पाए तभी अज़ूर ड्रैगन उससे कहता है किसी मेरे बारे में कुछ मत बोलना। इसलिए लियोजिंग किन्मो से झूठ बोलता है। वो कह रहा था कि मेरा एक ड्रैगन दोस्त है और उसी ने मुझे ये टेक्निक सिखाई। लियोजिंग उससे बातें करते हुए काफी दूर तक आ गया था मगर किन्मो तुरंत ही उसे पेटल्स में लपेट कर अपने करीब खींच लेती है और उससे पूछती कि बताओ क्या तुम मुझे जानते हो। जिस पर लियोजिंग कहते कि ना मैं तो आपको नहीं जानता। हालांकि किन्मो को लियोजिंग काफी फेमिलियर लग रहा था। जिसके बाद वो लियोजिंग से दूर हटते हुए कह रही थी कि तुम भी ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो। तभी लियोजिंग उससे कहता है कि मिस मुझे ट्रू ड्रैगन का ब्लड चाहिए, क्या आप मुझे बताएंगे कि वो कहाँ पर है। जिस पर वो कह रही थी कि अच्छा तो तुम ब्लड ड्रॉप के लिए यहाँ आए हो। जिसके बाद वो तुरंत ही लियोजिंग के अंदर एक ब्लड ड्रॉप डाल देती है। इससे लियोजिंग की ड्रैगन पावर्स एक्टिवेट हो गई। अब हमें लियोजिंग की सी ऑफ कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लड के कतरे से एक ड्रैगन बन गया था। अज़ूर ड्रैगन उसे गौर से देखने लगता है। वो कह रहा था कि लियोजिंग फिलहाल इतना पावरफुल नहीं जो हम दोनों ड्रैगन को संभाल पाए, इसलिए उसे जल्दी से ब्रेक थ्रू करना होगा। इधर किन्मो की सर्वेंट उससे कह रही थी कि हमारे पास ट्रू ड्रैगन का ज्यादा ब्लड नहीं है और हम ब्लड ड्रॉप उसी को देते हैं जो ट्रायल को पास करता है, मगर आपने तो इस बंदे को ऐसे ही ड्रॉप दे दिया। अब इस पर किन्मो सिर्फ उसे घूर के देख रही थी, इसलिए वो बंदी तुरंत से अपना मुंह बंद कर लेती है। अब लियोजिंग किन्मो से कह रहा था कि ड्रैगन ब्लड के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर एक ड्रॉप से मेरा कुछ नहीं होगा। दरअसल मैं इस ब्लड का यूज किसी और काम के लिए करने वाला हूँ, तो क्या आप प्लीज मुझे एक और ड्रॉप दे सकती हो। जिस पर किन्मो की सर्वेंट कह रही थी कि ड्रैगन ब्लड बहुत प्रेशियस है, तुम्हें तो फ्री में मिल गया, मगर तुम इतने लालची हो कि दोबारा से एक ड्रॉप मांग रहे हो। तभी किन्मो उससे कहती कि मैं तुम्हें और ब्लड ड्रॉप दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ लॉन्गियन पैलेस के ट्रायल में चलना होगा। अगर तुम वो ट्रायल पास करते हो तो तुम्हें एक और ड्रॉप मिल जाएगा। जिसके बाद वो लियोजिंग को अपने साथ ट्रायल की तरफ ले जाने लगती है। लियोजिंग सोच रहा था कि ये तो डेफिनेटली लियोयान नहीं हो सकती। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।